दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। एक तरफ जहां हम आज़ादी का 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव से गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा भवन की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह को मना रहे हैं। जैसे अमृत महोत्सव हम पिछले 75 वर्षों की यात्रा को स्मरण कर रहे हैं, आज़ादी दिलाने वाले नायक नायिकाओं को याद कर रहे हैं, बीते वर्ष की यात्रा के उतार चढ़ाव को परखने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही आगामी वर्षों में नए भारत के निर्माण का चिंतन भी कर रहे हैं। बात अगर हम करते हैं बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के विषय में, तो ये मात्र एक शताब्दी वर्ष नहीं, बल्कि जो प्रेरणाएं देकर लोग गए हैं उसे आत्मसात करने का प्रयास है। नए भारत के निर्माण में महती भूमिका की कोशिश है। हमारे जो पूर्वज जा चुके हैं और आने वाली जो पीढ़ी है बहुत कुछ देने वाले हैं, ये सभी प्रयास है। तो चलिए दर्शकों, हम आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा का कार्य अपने आप में अनोखा होता है और विधानसभा की अध्यक्ष की बात की जाए तो अत्यधिक ही गरिमामय पद होता है। विधानसभा के अध्यक्ष विधायक गणों के अभिभावक के तौर पर कार्य करते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, आम आवाम की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने में, उनके सपनों को लेकर लगातार फिक्रमंद रहते हैं। यह एक बेहद ही सुखद संयोग है कि शताब्दी वर्ष समारोह बिहार विधानसभा भवन की स्थापना का मनाया जा रहा है और हमारे बीच बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा भवन की स्थापना का दोनों ही अपने आप में ऐतिहासिक है देश और राज्य के लिए। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सुखद संयोग है और अत्यंत प्रसन्नता का भी विषय है कि बिहार वह धरती है जो ज्ञान विज्ञान की धरती ही नहीं, हमारी संस्कृति विरासत की धरोहर का ये स्थल रहा है और इस धरती ने अपने देश की ही नहीं दुनिया की तस्वीर बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई। पूरे विश्व के मानव जाति को प्रेम से रहकर जीने का संदेश शांति के साथ वसुधैव कुटुंबकम का भाव का आभास कराया और इस धरती का 100 वर्ष का सफर जो हमारी विधायिका बनाने वाले लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर इस राज्य का विधानसभा है, उस मंदिर के भवन का 100वां वर्ष पूरा हुआ है। उसका शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और यह सुखद संयोग है कि भारत अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष भी पूरा हो रहा है। ये दोनों सुखद अवसर पर हमारी माननीय विधायक वर्तमान हो या पूर्व हो या बिहार की जनता या माँ भारती के सभी संतान, इस धरती की सभी लोग बड़े ही उत्साहित होकर उम्मीद के साथ इस अवसर के, इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह नहीं भागीदार बनने के लिए अपने कार्य और एक्टिविटी में लगे हुए हैं। सर, आपने अमृत महोत्सव की चर्चा की और बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष की चर्चा की, तो इसे किस प्रकार मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है? बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों एक ही राज्य था। 1912 में बंगाल से हटकर बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बना, जो 1921 में ये भवन बना और इसमें उसकी विधायिकी कार्य का प्रारंभ हुआ जी। और उस समय हमारे सर वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में जो बिहार उड़ीसा विधायिकी परिषद का नवनिर्मित भवन में पहली बैठक हुई और प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी के द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया था। उस पीरियड से आज तक बिहार के अंदर जो निर्णय राजनीतिक रूप से लिए गए विधायिका के द्वारा, वो देश का पथ प्रदर्शक बना,
देश के अंदर सभी राज्यों ने कई ऐसे यहाँ के कानून को स्वीकार किया। जब बिहार में हमारे प्रथम मुख्यमंत्री को यहाँ पहले प्रधानमंत्री कहते थे, तो श्री कृष्ण सिंह जी जो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में बिहार राज्य का कार्यभार शुरू किया और बाद में वो प्रथम मुख्यमंत्री भी आज़ादी के बाद बने। तो जमींदारी उन्मूलन कानून को बिहार के अंदर से शुरू किया गया और पूरा देश स्वीकार किया। इस तरह के कई ऐसे कार्य, अब आज़ादी के समय के ही पीरियड को ले, महात्मा गांधी जी चंपारण से आंदोलन की राजनीति को, महात्मा शब्द का उनको अलंकृत किया गया और उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया वो आंदोलन इतना गति पकड़ा कि पूरा देश उसको स्वीकार करके उनके पीछे आगे बढ़ा। उसके आगे भी देखिए कि आज इसी विधानसभा के अंदर से कई ऐसे बड़े लीडर जो देश दुनिया के अंदर अपनी राजनीति को स्थापित किए। अब मानिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का ही है, कई उनका ऐसा रूप रहा। उनके पहले आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन रहा। जब लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगा तो उसको ताकत देकर के फिर से स्थापित कर करके उन्होंने वातावरण को लोकतंत्र के पक्ष में किया। लेकिन उससे भी पहले बिहार गणतंत्र की धरती रही और वैशाली की भूमि से लक्ष्मी गणराज्य का जो शुरुआत हुआ। ऐसे तो गणतंत्र की धरती, जगत जननी की धरती, बुद्ध महावीर की धरती, गुरु गोविंद सिंह की धरती, आर्यभट्ट की धरती, चाणक्य चंद्रगुप्त की धरती, कई ऐसे महापुरुष हैं जिस पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है और विश्व जिनको नमन करता है। सर, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी आपने विधायिका की चर्चा की और आपने बताया कि बिहार विधानसभा से बहुत सारे ऐसे विधेयक भी पास हुए जो कि देश में नज़ीर बना, तो कुछ ऐसे विषयों पर और कुछ ऐसे विधेयक पास हुए जो नज़ीर बना, एक बार जरूर चर्चा करें सर। कई ऐसे कानून हैं जिसको देश दुनिया के अंदर लोगों ने सराहा। अभी हाल फिलहाल का आपको हम बताते हैं कि आज महिला को तो ऐसे जगत जननी की धरती रही जिसकी हमने जिक्र किया, और आपने देखा है कि बराबर का अधिकार पहले से मिला हुआ है। सनातन सत्य है और सनातन सत्य में आपने देखा कि अगर जो वेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी हैं तो ज्ञान की देवी मां सरस्वती है, जगत पालक विष्णु हैं तो पालन के लिए धन की देवी लक्ष्मी है, सृजन और संहार के देवता महादेव हैं तो शक्ति की स्वरूपा मां भगवती है। तो बराबर का अधिकार ये जगत जननी की धरती रही है। लेकिन यहाँ जो कानून बना, महिलाओं को 50% आरक्षण का आपके पंचायत के चुनावों में कई राज्य ने स्वीकार किया। बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। आज हम कई नल जल योजनाओं को आज देश स्वीकार किया। आज आप देखें कि हम श्रम विभाग के अंदर श्रमिक पक्ष में बाल श्रमिक के लिए कई ऐसे कानून को लिए हैं। आज की एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने पुरस्कृत किया हाँ करके, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कई आदर्श को प्रस्तुत किया। विज्ञान के क्षेत्र में आज आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी जो बना, शून्य का आविष्कार जिन्होंने किया पूरा विश्व ने जिसको स्वीकार किया। चाणक्य का चाणक्य यूनिवर्सिटी आज कई ऐसे चीज को बिहार फिर से पुनर्जीवित कर रहा है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से, नालंदा यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री बाबू से जो सफर शुरू हुआ और इनके रीजन तक कई ऐसे कानून जो कि देश ने स्वीकार किया है, देश आगे कदम बढ़ा रहा है और बिहार का मॉडल पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आप बता दें कि उनकी इतने उदार हृदय के और बड़े हृदय के लोग हैं कि हर राज्य की जो विरासत है, जो संस्कृति है, उसको स्वीकारते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। और उन्होंने भी इस राज्य के
कई अच्छे कार्यों को देश के अंदर में मॉडल के रूप में लिया है। महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष पर होने जा रहा है, इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? क्योंकि ये बहुत ही गौरवान्वित पल होगा कि बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष में महामहिम राष्ट्रपति महोदय पधार रहे हैं। ये गौरव का विषय है और गौरवान्वित यहाँ के लोग इसलिए हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय इस राज्य के राज्यपाल रहे हैं। बिहार की जनता से जुड़ाव है। बिहार के लोग को लगता है कि मेरे लोग राष्ट्रपति बने हैं, और जब हमारे लोग राष्ट्रपति बने हैं और वो अपनी धरती पर आकर बिहार की जनता को गौरवान्वित करने जा रहे हैं, हमारे 100 वर्ष के ऐतिहासिक सफर में उनकी भागीदारी हो रही है, तो अंतर आत्मा से जितना खुशी मिल रहा है और आत्मीय सुख मिल रहा है, ये सुख का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। सर, एक जो मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है कि आप बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हुए कभी कभी कड़े रूप को अपनाना पड़ता है, कभी कभी विनम्र रूप को अपनाना पड़ता है, जबकि आप बहुत ही मृदुभाषी हैं। तो सर, ऐसे सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ये मेरा पहला बड़ा कटु अनुभव रहा था जो पहले देखे थे। तो जब पहली बार मुझे अध्यक्ष बनने का निर्णय हुआ तो मैं घबराया। हमको लगा कि इतने जिम्मेवारीपूर्ण जगह पर हम क्या न्याय कर पाएंगे, या क्या हम इस पद के अनुकूल अपने व्यवहार को बना पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग एक कार्यकर्ता के भाव में काम कर रहे थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे। विधायिका में भी पक्ष में भी रहे और प्रतिपक्ष में भी रहे। प्रवक्ता के रूप में खुलकर अपनी बात को रखने का हमेशा हमें अवसर मिलते रहा, और यहाँ पर बड़े ही संयमित शब्दों का चयन कर करके बात रखनी पड़ती है, क्योंकि अब हम विधायिका के संरक्षक हैं और सामने बैठे हुए एक शिक्षक के रूप में हम अपने सारे विधायक को मान के चलते हैं कि सभी हमारे हैं, हम उसके संरक्षक हैं, और सभी के हित की बात जो जनहित में उठाया जाता है, जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास पर हमारे विधायक खरा उतरें। और विधायक खरा तब उतरेंगे जब सरकार सजगता और संवेदनशीलता के साथ हमारे विधायकों को उनके प्रश्नों का जवाब दें, और उस कार्य में सभी माननीय विधायक मुझे सहयोग भी करते हैं। और सरकार की सजगता से हम आज संतुष्ट हैं कि हम अपनी जिम्मेवारी में इन लोगों की जिम्मेवारी के निर्वहन करने में एक सेवक के रूप में मददगार बनते हैं। सर, आप इतने मृदुभाषी हैं, निश्चित ही तौर पर ये काफ़ी कठिन होता है कि विधानसभा के अध्यक्ष के पद को संभालते हुए आम आवाम के हितों की चिंता करते हुए और विधायकों को भी खुश रखना, उन्हें साथ लेकर चलना। सर, इस कार्य को करते हुए आपका अपना एक ऐसा कोई महान अनुभव जो बिहार की गौरव गाथा में जुड़ा हो नए अध्याय के रूप में? कि 17वीं विधानसभा, और ये संयोग है कि 17वीं विधानसभा और 17वीं लोकसभा, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष पहले भी संगठन के अंदर भी वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व में थे, हम राज्य के नेतृत्व में थे। आज वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। हमने जब मिला तो कहा कि सफ़र को अच्छे ढंग से निर्वहन करना है और बड़ा मार्गदर्शन भी मिलता है। आज बिहार के अंदर पहली बार 100% प्रश्नों का जवाब सदन पटल पर आया आज़ादी के बाद। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। मानसून सत्र में पूरा अवधि मेरा सदन चला, कुछ भी पल मतलब हंगामा का भेंट नहीं चढ़ा। बिहार के लोकतंत्र की खूबसूरती पूरी तरह से दिखाई पड़ी। ये बड़ा ही गौरव और बड़ा ही आत्मीय सुख प्रदान करता है, और दूसरे जगह के लोग भी देख रहे हैं
कि बिहार के विधायक की संवेदनशीलता, सरकार की सजगता, सदन चलाने में इतनी गंभीरता के साथ, ये अच्छा आने वाला भविष्य का संकेत है। सर, इन दिनों एक लगातार बातें सुनने को मिल रही है, मुक्त युक्त सम्मान। सर, इस विषय में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। ये बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष का जो हम लोग शुभारंभ किए और हमने अपने माननीय विधायकों के बीच कुछ समाज के प्रति अपनी विशेष जिम्मेवारी निर्वहन करने के लिए हमने आग्रह किया है। और इस आग्रह के अंतर्गत 7 फरवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो शुभारंभ हुआ था, उस समय हम लोगों ने कहा था कि हम जो लाखों लोग हम पर विश्वास व्यक्त करते हैं, आशा भरी उम्मीद से देखते हैं, तो हमको अपनी विधायिका कार्य का तो निपटारा करते हुए इस लोकतंत्र के मंदिर में सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए, जो आज सबसे ज़्यादा हमें कहीं न कहीं दुखी कर रहा है, समाज के अंदर विषमता की वातावरण बना रहा है, लोकतंत्र को कहीं न कहीं वो कमज़ोर कर रहा है, उसको दूर करने के लिए हमने आग्रह किया कि 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्ति का संकल्प लेना। 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्ति के लिए हमारा परिवार नशा मुक्त हो, क्योंकि तमाम बुराइयों का जड़ नशा है। आपने देखा कि नशा के कारण में कितना नुकसान करे हमारा 2/3 नौजवान आज इसकी चपेट में न आ सके, बच सके, ये हमारे सभी अभिभावकों की जिम्मेवारी है। इसके लिए नशा मुक्त अभियान चलाना और जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। दूसरा, अपराध मुक्त मेरा परिवार। नशा के कारण अपराध के क्षेत्र में हमारे नौजवान, कम उम्र के लोग जा रहे हैं। आज उग्रवाद, आतंकवाद, अपराध का ग्राफ बढ़ने में आप देखेंगे कि कौन सा कारक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। उसी तरह से बाल विवाह, हमारा जनसंख्या कई समस्याओं का जननी बन रहा है, उसको हटाने के लिए बाल विवाह मुक्त हर परिवार को बना देना, ताकि बहुत हद तक हम जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ कुपोषण से बच्चों को बचा सकें, हम अपनी बहनों को, अपनी माताओं को सुरक्षित भी रह सकें। उसी तरह से हमारा है बाल श्रमिक मुक्त, जो एक सामाजिक अभिशाप है, राष्ट्र के भविष्य के उत्थान को कहीं न कहीं वह कमजोर कर रहा है। बाल श्रम हमारी भविष्य को कहीं न कहीं बीमारू बना रहा है। इसलिए बाल श्रम से मुक्ति दिलाकर उसके कौशल, उसके हुनर, उसके प्रतिभा और उसके हीनता की भावना से मुक्ति के लिए ये आवश्यक है। हमारा अंतिम में है दहेज मुक्त वातावरण, क्योंकि दहेज प्रथा के कारण कहीं न कहीं हम अपने बराबर के समकक्षीय अधिकार 50% की अधिकारी हमारी माता बहनें हैं। लिंग भेद का भाव को खत्म करना ये आवश्यक है। आने वाला समय में एक बड़ा बीमारी के रूप में उभरेगा अगर जो माताओं के मन के अंदर ये भाव आ गया कि बेटी के साथ ये बेटा अन्याय करेगा और बेटा बेटी में डिफरेंस माता और पिता करने लगे, तो ये समाज को कमजोर ही नहीं करेगा, परिवार को खंड खंड कर देगा। जो अभियान, जिस अभिशाप से हमारा राष्ट्र बच नहीं पाएगा। इसलिए दहेज मुक्त बहुत आवश्यक है। ये 5 मेरा सामाजिक अभिशाप से मुक्ति के लिए जरूरी है। उसी तरह से हमारा 5 सामाजिक वरदान युक्त समाज बने, हमारा परिवार स्वच्छता युक्त बने, क्योंकि आज स्वच्छता के कारण ये महात्मा गांधी से लेकर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सभी लोग स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो नारा दिए हैं। बीमारी से सबसे ज़्यादा गरीब प्रभावित होता है और गरीब की आमदनी का बहुत बड़ा पार्ट बीमारी में चला जाता है। इसलिए स्वस्थ रखना, देश को स्वस्थ रखना आवश्यक है। उसी तरह से हमारा स्वरोजगार प्रेरक के वातावरण को बनाने के लिए योगा, आयुर्वेद को अपनाना आवश्यक है, देसी चिकित्सा को अपनाना आवश्यक है। आज हमारे घर के अंदर बुजुर्ग हर चीज को बताते हैं कि आप ये करें तो इस बीमारी से मुक्ति मिलेगा। हमारा ये योगा और आयुर्वेद वरदान के रूप में मिला हुआ है, जो पूरा विश्व ने स्वीकार किया है कोरोना महामारी में। इसको हमको हर घर के अंदर अपनाना है। तीसरा हमारा है
जल संचय युक्त वायुमंडल में हो रहे परिवर्तन के कारण जल का वातावरण, जल की आवश्यकता, जल ही जीवन है, जल ही कल है, ये वातावरण को जल संचय युक्त बनाना हर परिवार के लिए आवश्यक है। विरासत युक्त हम हरा भरा प्रकृति को रखें, वातावरण को स्वच्छ रखें। प्रकृति ही शक्ति है, शक्ति ही भक्ति है और भक्ति ही सेवा है। ये भाव हमको पहले से मिला है विरासत में। हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, हर पेड़ पौधा को लगाकर घर को हम स्वच्छ और शुद्ध भी वायुमंडल को रखते हैं। इसलिए हम पेड़ लगाने का अभियान में प्रकृति के सम्मान में कदम बढ़ाएं। हमारा विरासत युक्त हो, हर परिवार का सदस्य अपने परिवार की पहचान बने। हमारे पूर्वजों ने जिसके नाम से उसका परिवार जाना जाता है, उसका क्षेत्र जाना जाता है, उसका गांव आज सीवान बिहार के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नाम से जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से उनकी जिला जाना जाता है, उनका गांव। श्री बाबू के नाम से शेखपुरा जाना जाता है। ऐसे नालंदा महापुरुषों के नाम से, गया भगवान विष्णुपद के मंदिर के साथ साथ वहाँ के महापुरुषों के नाम से जाना जाता है। तो हम अपने विरासत का आज हम आप भी हैं, हमारा विधायक है, उसके नाम से उसके गांव में जाना जाता है। तो विरासत युक्त हर परिवार बने, और जिस परिवार में पहचान नहीं है तो आने वाला हमारा नौजवान 2/3 अपने परिवार की पहचान बने। ये विरासत युक्त वातावरण बने, ये 5 वरदान से युक्त मेरा परिवार बने। हमारा यही आग्रह है कि हमारा परिवार सम्मानपूर्ण बने, और सम्मानपूर्ण परिवार के साथ साथ समाज और राष्ट्र को बनाना है। इसके लिए डिजिटल साक्षर आवश्यक है। 21वीं सदी के भारत के लिए विश्व गुरु बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं सदी में कहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा 21वीं सदी में, और आज हम 21वीं सदी में हैं। भारत का, देश का एक मजबूत नेतृत्व 21वीं सदी का नेतृत्व विश्व के स्तर पर सर्वमान्य हो रहा है। योगा आयुर्वेद को 176 से ज़्यादा कंट्री स्वीकार कर चुका। कई लक्षण ऐसे प्रकट हो रहे हैं जो विश्व गुरु की ओर मेरा कदम बढ़ रहा है। तो डिजिटल साक्षर बनेंगे तो पूरे विश्व के निकट आएंगे। दूसरा हमारा है कि स्वरोजगार प्रेरक, हमारा नौजवान की 2/3 आबादी है, हम स्वरोजगार की ओर प्रेरणा दें। वो बेरोजगारी की लाइन में कतार में खड़ा न रहे, वो सरकारी नौकरी के लिए लंबी लंबी लाइनों में इंतजार न करे, उसके मन के अंदर असंतोष की भावना नहीं। स्वरोजगार प्रेरक को सम्मान दे करके हम स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएंगे। केंद्र और राज्य की सरकार की कई योजनाएं भी चल रही है, उसका भी लाभ उसको दिलाएं। उसी तरह से रोजगार सृजन करता कई लोग स्टार्टअप इंडिया से लेकर करके कई ऐसी योजनाएं चल रही है जिसके माध्यम से रोजगार का सृजन कर रहा है, ताकि हम बेरोजगारी की वातावरण को खत्म करें, युवाओं के अंदर निराशा और हताशा मिटा सकें। उसी तरह से हमारा है सामाजिक योद्धा, हर गांव के अंदर, हर समाज के अंदर समाज के हित में काम करने वाले लोग हैं, उसको महत्व देने का, सम्मान देने का, उसके मनोबल को बढ़ाने की आज जरूरत है। सामाजिक योद्धा को हम सम्मानित सामाजिक तौर पर करें, और ऐसे लोगों को तो हम विधानसभा स्तर पर जो समाज के हित में काम कर रहा है, सम्मान करने का हर जिला में जो मेरा कार्यक्रम चलेगा उसमें करेंगे। और लास्ट में है कि पहले मेरा ये था स्वभाव सेवा समर्पण दाता का। हम अपने आमदनी का एक पार्ट समाज के हित में खर्च करते थे, समाज की विषमता को कम करते थे। समाज के अंदर कोई पिछड़ गया है तो उसको हम जोड़ते थे, आगे लेकर के बढ़ते थे, और ऐसे लोगों को अपने आमदनी के आर्थिक मदद करते थे, चाहे संकट में हो, महामारी में हो, बीमारी में हो, शादी ब्याह में हो। हर परिवार के लोगों को अपना परिवार मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भाव से हम उसको मदद करते थे। ये भाव फिर से उत्पन्न करना है, ऐसे लोगों को सम्मानित करना है, इनका मनोबल को बढ़ाना है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी की जिम्मेवारी है कि 21वीं सदी के भारत में बनाने में आप गवाह नहीं भागीदार बने, अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करें। आने वाला पीढ़ी के सामने आप लज्जित न हो, वो पीढ़ी आप पर गर्व महसूस कर सके कि मेरा पूर्वज ने विरासत में एक अच्छा वातावरण दिया है, एक नया माहौल दिया है, और 21वीं सदी के भारत के लिए हमें जो संकल्प दिलाया है, हम पूर्वजों को आत्मीय सुख देने के लिए उस संकल्प को पूरा करें। सर, आपने बहुत उचित जानकारी दी कि देश के निर्माण में उत्तम चरित्र के साथ साथ हमारे जो बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रम है, सामाजिक तौर पर जो
कुछ चीज़ें जो पतन का कारण बन रहा था, वापस से हमें नैतिक मूल्यों के साथ चलना है, अपने चरित्र को सुधारना है, साथ ही साथ दहेज मुक्त वातावरण बनाना है और महिलाओं के विकास के साथ साथ जो आपने आज बहुत ही उत्तम संदेश दिया नौजवानों को लेकर। सर, हमारे राज्य के युवा वर्ग के साथ साथ जो शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है और साथ ही जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस पर आप हमारे जनता को क्या संदेश देंगे? कि आज़ादी के 75 वर्ष भारत अमृत महोत्सव और विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष दोनों हम मना रहे हैं। और बिहार ज्ञान विज्ञान की भूमि ही नहीं, ये सांस्कृतिक विरासत की भी भूमि रही है। और मैं अपने नौजवानों को, जो 2/3 आबादी है, कहना चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि आपका गौरवशाली विरासत रहा है और गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप सभी बुराइयों से हट करके संकीर्ण मानसिकता से अलग एक नए बिहार के निर्माण में, एक नए भारत के निर्माण में आप भागीदारी बने, जो 5 सामाजिक अभिशाप मुक्त युक्त सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेवारी की ओर कदम बढ़ाएं। क्योंकि 21वीं सदी के भारत में हमको आपको अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करने का मौका मिला है और इस निर्वहन में कोई कमी न रहे, एक स्वच्छ वातावरण, ताकि हम पर आप पर आने वाला पीढ़ी गर्व महसूस कर सके। ये सामाजिक सौहार्द एक सामाजिक वातावरण बनाएं, राष्ट्र के अंदर बिहार की पहचान फिर से स्थापित कर सकें और हर बिहारी पर पूरा राष्ट्र गौरवान्वित हो। ये माहौल खड़ा करना, इस शताब्दी वर्ष पर ये संकल्प लेकर कदम बढ़ाना है, ये वातावरण बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए थे बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, जो नए संकल्प, नए राष्ट्र निर्माण में नए संकल्पों के साथ आपको और हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम आने वाली जो पीढ़ी है विरासत में बहुत कुछ छोड़ कर जाए। इन सभी बातों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। तो देखते रहे दूरदर्शन।